हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो ये जो लॉ एंट्रेंस है, सभी लॉ एंट्रेंस के में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का 2 और ओवरऑल जो इस सीरीज़ का 12 मॉड्यूल है, तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड जितने भी फैक्ट के क्वेश्चंस होते हैं और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हमने इसमें कवर किया है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना मत भूलिए। एंड अगर आपको हमारे पिछले मॉड्यूल्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो ले सकते हैं, जिसकी आईडी है भावना एजुकेशन डायरी। और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी आपको हम इसी नाम से भावना एजुकेशन डायरी से मिलेंगे। आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे लेकिन पीडीएफ आपको खाली टेलीग्राम और इंस्टा पर ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सब-bailee इज़ अ पर्सन टू होम द एक्चुअल पोजिशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय समवन। ऑप्शन ए, हु इज़ नॉट हिमसेल्फ नॉट एन ऑनर ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी, हु हैज़ अ प्रेजेंट राइट टू पोजेशन ऑफ देम एज बेली ऑफ द ऑनर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं पहले आपको ये बोलूँगी कि आपको अभी पिछले मॉड्यूल्स की मिलेगी, इस मॉड्यूल की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप पहले जिनको अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मॉड्यूल में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपने आंसर्स टिक करके रखिए। देन जब आप वीडियो देखें तो आप उन आंसर्स को मैच कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे मैं इसको वीडियो के साथ यहाँ पे क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को भी बताती हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक। तो यहाँ पे ए जो है बी को कुछ भी जो सप्लाई कर रहा है वो लुनेटिक है, विथ नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज़ एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी, ए इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, ए इज़ एंटाइटल्ड टू बी गिवन अ शेयर इन बीज प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सुइटेबल होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो एक्सेप्शंस होता है, माइनर और ल्यूनेटिक जो कॉम्पिटेंट पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है एज अ पार्टी। तो जैसे कि अगर एक बच्चा है, अगर वो स्टेशनरी शॉप पे कुछ लेने जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो उससे उसके बदले में पैसे लेना उसके लिए ज़रूरी है, तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन हम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेसेसरी सुइटेबल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये ए जो है वह इंटाइटल होगा बी की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सुइटेबल्स है, अगेन उसमें इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनको भी ऐसे कॉम्पिटेंट पार्टी माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा कि किसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजैक्शन बाय विच अ प्रॉमिस टू पे बी एंड सी फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ देम टू द सर्वाइवर, द कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम बी बट द एग्रीमेंट वाज साइन बाय ऑल थ्री ए बी एंड सी। तो इसमें आपको ये सारे पढ़ने हैं और इसमें से बताना है कि देयर वाज अ प्रिविटी। यहाँ पे प्रिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके किसके बीच में होगा और किसके बीच में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे जो प्रिविटी का कॉन्सेप्ट है, प्रिविटी का कॉन्सेप्ट यानी कि जो दो कॉम्पिटेंट पार्टी है उनके अलावा नेक्स्ट पार्टी जो है वो प्रिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे जो है टॉर्ट के अंदर प्रिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो प्रिविटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रिविटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिटवीन ए ऑन वन साइड एंड बी एंड सी ऑन अदर। तो यहाँ पे प्रिविटी का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको तीनों ने साइन किया है इस एग्रीमेंट को, और ये कंसिडरेशन जो है वो किसकी तरफ से आई है, बी की तरफ से, और साइन तीनों ने ही किया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ए की साइड से आई है एंड बी एंड सी ऑन द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अंडरटेक्स टू रीपे बी अ लोन ऑफ ₹1000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विच अ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। तो यहाँ पे आप अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन अब नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है। द स्टिपुलेशन इज़ नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी। यहाँ पे जो स्टिपुलेशन लगेगी वो पेनल्टी के वे में नहीं लगेगी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a man infected by disease or age is induced by B is influenced over him as his medical attendants to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service। तो यहाँ पे जो है undue influence और coercion, इस पे अक्सर जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है लॉ एंट्रेंस टेस्ट में। तो इसमें इन दोनों टर्म्स में अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। तो इसका जो बेसिकली करेक्ट आंसर है वो ये है कि बी एम्प्लॉयज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आप एक ऊंची पोस्ट पे होते हो और उसमें जो डाउन पोस्ट पे पर्सन है, आप यहाँ पे हो जो डाउन पोस्ट पे पर्सन है, आप यहाँ पे अपनी पावर और अपनी पोजीशन की वजह से यहाँ पे नीचे वाली पार्टी को यहाँ पे आप उसको डोमिनेट करते हो और उसके डिसीजन को अफेक्ट करते हो। तो यहाँ पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है a merchant in Calcutta has an agent B in London to whom a sum of money is paid on A's account with order to remit. B retains the money for considerable time. A in consequence of not receiving the money बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि ऐसी कंडीशन में लाइबल होते हैं मनी और इंटरेस्ट के लिए, और जिस दिन से लाइबल होते हैं जिस दिन उसने पे किया था, और जब पे किया था तो यूजुअल जो रेट चल रहे थे, जो चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको पे किया जाता है, बट उसके बाद का नहीं। तो इससे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ लाइबल फॉर द मनी एंड इंटरेस्ट। बी जो है मनी और इंटरेस्ट के लिए लाइबल होगा फ्रॉम द डे ऑन विच it ought to have been paid according to the usual rate and for any further direct loss। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि by variation of rate of exchange but not further, तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो तब से देखी जाएगी जब से यहाँ पे वो मनी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये पेड हुआ है सब कुछ, और कंसिडरेशन जब से आई है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट a मनी लेंडर एडवांस ₹100 टू बी एन एग्रीकल्चरलिस्ट। तो यहाँ पे a जो है वो क्या करता है एडवांस ₹b को देता है, b जो कि एक एग्रीकल्चरलिस्ट है। बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। इंड्यूस्ड b, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से वो b को इंड्यूस करता है टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, कि वो जो एक बॉन्ड है ₹200 की विथ इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ, और उसका इंटरेस्ट कितना रखा जाए 6% पर मंथ। तो जब अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है तो यहाँ पे जो है क्या होता है, ये चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में फ्री कंसेंट की बात की गई है, और फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें बोली हैं कि 5 चीज़ें जो है कंसेंट में नहीं होनी चाहिए, यानी कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। हेंस द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड ऑर्डरिंग बी टू रीपे, और वो बी जो है वो क्या कर सकते हैं, वापस भी बोल सकते हैं कि आप उसको वापस करो उसके ₹100, और जो भी है विथ सच एज मे सीम्स जस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप ऑप्शन सी एदर वाले कम ही होते हैं, ये ज़्यादातर असर्शन रीजनिंग वाले में हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एदर वाला ऑप्शन नहीं होता है। नन ऑफ दिस आप तब चुनोगे जब सारे ही जो ऑप्शन है इसके अलग हो। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ये लीगल के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। नेक्स्ट है a सिंगल कॉन्ट्रैक्ट विद b द मैनेजर ऑफ अ थिएटर ऑफ 2 नाइट इन एवरी वीक 2 night in every week during the next 2 months and being engaged to pay her ₹100 for each night। हर रात के 100 हर नाइट के परफॉर्मेंस के ₹100 मिलेंगे, और वीक में उसे 2 nights ऐसा करना है। और 6 night पे क्या होता है, ए विलफुली absent herself from the theatre, और ए जो है उस दिन थिएटर में नहीं जाती है। एंड बी इन कॉन्सिक्वेंसेज रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट, और बी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या जजमेंट, क्या आप इसमें डिसीजन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ए जो है, ए ने 6 नाइट को छोड़ा था, यानी कि ए ने जो है कुल मिला के 5 डे काम किया है। तो यहाँ पे ए 5 डे के चार्जेस लेने के लिए जो है वो एलिजिबल है, वो 5 दिन के पैसे ले सकती है, और 6ठे दिन के वो नहीं उसे मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए बी मस्ट पे ए फॉर द 5 nights ऑन विच शी हैड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own. तो यहाँ पे ये जो है फाइंडर ऑफ गुड्स का है कि अगर गलती से किसी का गुड्स या किसी का कुरियर या पार्सल किसी और को यहाँ पे अगर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्या वो पर्सन उसे रिटर्न करने के लिए लाइबल होता है या नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन सी, ही इज़ बाउंड टू पे ए फॉर देम। तो यहाँ पे अगर ए की कोई चीज़ बी के पास रह गई है, ए एक ट्रेडमैन है, उसने गलती से किसी और का मटेरियल बी के घर पे डिलीवर कर दिया है, तो जो ये बी है ये वापस उसे रिटर्न करने के लिए लाइबल है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर बी ने इसको कंज्यूम कर लिया है या इसको यूज़ कर लिया है, इस प्रोडक्ट को, अगर कोई खाने की चीज़ है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो बी बिल्कुल देने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे बी को वो अमाउंट देना पड़ेगा ए को। इसमें फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट है ए सिक्योरिटी फॉर बी मेक्स ए बॉन्ड जॉइंटली विद बी to C to secure a loan from C to B. Afterwards, C obtained from B a further security for the same debt. Consequently, C gives up the further security. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ए को यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, बी की सिक्योरिटी है। अगर आप किसी की सिक्योरिटी लेते हो तो यहाँ पे उसके एब्सेंस में जो है आपको ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए इज़ नॉट डिस्चार्ज। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज़। तो ऐसे में क्या होता है, ये किसका, आपको बताना है कि किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो ये इससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ए जो है बी से ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी, ए जो है बी को पे करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो मनी उसको कब पे करेगा, जब बी जो है सी से मैरिज करेगा, सी से शादी करेगा, और सी जो है वो शादी से पहले ही मर जाती है या मर जाता है। तो यहाँ पे इस ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो सब्जेक्ट मैटर ही कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से पहले ख़त्म हो जाता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर बी एट अ फॉरेन पोर्ट एज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सीधा, कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर्स है, कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स हैं, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और जब ये फ्रस्ट्रेशन पे हम देखते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों को परफॉर्म करने में पूरी तरह से अनेबल होते हो, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है ए डिजायर्स बी हु ऑन्स हीज ₹100 टू सेंड हिम अ नोट फॉर ₹100 बाय पोस्ट। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही इच्छा थी, बी जिसने उससे ₹100 लिए थे कि तुम ₹100 जो है बाय पोस्ट उसे दे दो। तो ऐसे में क्या होगा, जो डेप्ट है, द डेप्ट इज डिस्चार्ज एज सून एज बी पुट इनटू द पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग द नोट ड्यूली एड्रेस टू बी। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए अगर सामने सामने बैठे हैं, ए को पैसे देने हैं बी को, ए ने बी दिए, बी ने रख लिए, ऐसे में कंसिडरेशन पूरी हो गई। लेकिन और जब ऐसे में मान लीजिए ए को जो है बी को पैसे देने हैं और ए को ₹100 देने हैं बी को, और ए उसे पैसे देने के लिए पोस्ट करता है, तो जैसे ही जो है ए अपनी तरफ से वो ₹100 पोस्ट ऑफिस में दे देता है, बी के लिए भेज देता है। वो बी को पहुँचे या ना पहुँचे, या हो सकता है बाद में पहुँचे, लेकिन ए की तरफ से ये मान लिया जाएगा कि ए ने वो भेज दिया है और ए उससे पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा कि अब उसे वो पैसे नहीं देने हैं। नेक्स्ट है ए गिव्स अ रिकॉग्निजेंस बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी ऑफ ₹500 to appear in court on a certain day, he forfeits his recognizance. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। वो किसके लिए होगा, वो पूरी पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट है ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी।
तो यहाँ पे ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू बाय बीज हॉर्स, बी का हॉर्स खरीदने के लिए, अगर इफ़ ए सर्वाइव्स सी। तो ऐसे में यहाँ पे सी भी सब्जेक्ट मैटर है, सी को भी ए और बी इंक्लूड कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये जो कोर्ट है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स नहीं होगा लॉ के थ्रू अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। तो ये तब तक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है इफ़, यहाँ पे इफ़ लगा दिया इसने, इफ़ ए सर्वाइव्स बी। तो जब तक यहाँ पे ए की लाइफ टाइम है, अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, जब तक ये जिंदा है, अगर सी जब तक मर नहीं जाता तब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जो स्टार्टिंग में इन्फोर्सिबल नहीं होते, जो वॉइड होते हैं, वॉइड तो कभी भी आपके जो है इन्फोर्सिबल हो ही नहीं सकते, वो स्टार्टिंग से क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं। और जो वॉइडेबल होते हैं वो बाद में किसी पर्सन किसी रीज़न की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होता है। तो वॉइडेबल जो है वो किसी एस्पेक्ट से वैलिड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, बिफोर द रिजेक्शन ऑफ इट्स कम्युनिकेशन, both A and B and D, none of the above. So the correct option is option A, before the communication of its acceptance. आप तक अपना प्रपोजल वापस ले सकते हो जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं होती है। अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको इसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। किसी प्रपोजल को जो प्रपोजल है उसको आपको प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस दी जाती है वह एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। तो वो जो एक्सेप्टेंस है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी ही चाहिए, बिना एक्सेप्टेंस के जो आपका प्रपोजल है वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस वो एक कंसिडरेशन के तौर पे एक वो अमाउंट होता है जो आप प्रॉमिस के तौर पे करते हो। नेक्स्ट है ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। जो सारे एग्रीमेंट हैं उनके लिए फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटेंट पार्टी के थ्रू फॉर अ डैश कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होनी चाहिए, एनी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्री कंसेंट है सेक्शन 10 क्लियरली ये कहता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए और कंसिडरेशन जो है वो लॉफुली कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मार पीट के या किसी भी तरह से धमका के कंसिडरेशन लेते रहोगे, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कंसिडरेशन पूरी तरह से लॉफुल होनी चाहिए, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है उससे यहाँ पे उसकी मर्जी से होना चाहिए। नेक्स्ट है द एज लिमिट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज लिमिट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी की बात की गई है कि पार्टी जो है वो मेजर होनी चाहिए। और अगर हम देखें कि यहाँ पे माइनॉरिटी वो यहाँ पे जो अदर एक्ट हैं जिसमें मेजॉरिटी की बात की गई है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट टाइप्स जो हैं उसमें अलग अलग एज दी गई है, यूजुअली 18। और बाकी यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या सेल वाली डीड्स हैं तो इन सभी में कई जगह 21 भी है। तो बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एज लिमिट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो क्लियरली ये बात कही जाती है कि वो पर्सन जो है माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट द टर्म कंसेंट मीन्स, कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसेंट का क्या मतलब होता है, ये उसमें वॉलंटियरली अकॉर्डेंस विथ और कॉन्करेंस इन व्हाट इज डन और प्रपोज्ड बाय अनदर, यानी कि जो किसी अनदर पर्सन के थ्रू प्रपोज किया गया है आप उस चीज़ को फ्रीली वॉलंटियरली एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने फ्री माइंड से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी फ्री इच्छा से जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द टर्म क्योर्शन मीन्स, क्योर्शन का क्या मतलब होता है। क्योर्शन का मतलब होता है यहाँ पे कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पेनल कोड, कंपल्शन, अनलॉफुल
प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ क्योर्शन भी और क्योर्शन और यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये चार चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती हैं. और मिस्टेक, अगर यहाँ पे मिस्टेक का कॉन्सेप्ट है तो वो वॉइडेबल में फॉल करता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक यू.